So we'll start with next topic today. If you remember, हमने last lecture में we have started with new chapter that is gravitation और हमने कल के lecture में we have completed, we have seen in detail Kepler's laws of planetary motion. Kepler's के तीन law है planetary motion के. पहला law है it tells you about the shape of the orbit जिसको तुम बोलते हो law of orbit. It tells you that any planet revolves around sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci. राइट. दूसरा था लॉ ऑफ एरिया जिसको तुम केपलर सेकंड लॉ बोलते हो. इट टेल्स यू दैट अ लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और तीसरा था लॉ ऑफ पीरियड जिसको तुम केपलर थर्ड लॉ बोलते हो. इट टेल्स यू दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स सेमी मेजर एक्सिस. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इसको कल मैंने सिर्फ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था. टुडे वी विल गो थ्रू दैट स्टेटमेंट अगेन एंड ऑल्सो हम डिराइव भी करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ या फिर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. टेल्स यू दैट every particle of matter attracts every other particle of matter with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. पक्का पक्का. तो F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर. लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से? दैट इज ऑल्सो समथिंग वी विल डिराइव टुडे. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर इसको तुम बोलते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. बट तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने अभी आपको बताया, अगर हमारे पास दो मासेस है m1 एंड m2, इन दोनों में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अब आगे बैठ जाइए, पीछे मत जाइए. गुड. राइट. तो ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो आज हम देखेंगे. इसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोला भी हमने इसलिए है क्योंकि न्यूटन studied the motion of moon around earth in detail और उस मोशन के स्टडी से ही फाइनली मेड दैट फॉर्मूला. तो न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ मून, द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ. और हमको मतलब न्यूटन को पता था व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ. और बाय द वे डिस्टेंस तुम सेंटर टू सेंटर मेजर करते हो. एंड आल्सो इट वाज नोन व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ मून अराउंड अर्थ. टाइम पीरियड मतलब क्या? मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ. आपको पता है? आपको पता है क्या? आपको पता है मून अर्थ के अराउंड एक ऑर्बिट कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 27.3 days. राइट. सो इट वाज known that time period of moon around earth is कितना था? 27.3 days. and its distance from the center of earth is, if you know, 3,85,000 किलोमीटर. इसको तुम 3.85 into 10 raised to 5 किलोमीटर लिखते हो. बट ये किलोमीटर में है. इसको तुम अगर मीटर में कन्वर्ट करोगे 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स. तो किलोमीटर का के हटाओगे और इधर 5 की जगह पे 8 लिखोगे. दैट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून. 3.85 into 10 raised to 8 मीटर. बराबर. अब क्योंकि मून का मोशन अराउंड अर्थ कैसा है? सर्कुलर है. तो हमने ऑलरेडी देखा है मोशन नाम के चैप्टर में, हमने देखा था अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, विच इज द नेसेसरी फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स.
right? पक्का? So since the motion is circular, since the motion of moon around earth is circular, therefore the force is centripetal. Force is centripetal. Force is centripetal. Therefore F equals to, centripetal force क्या होता है? mr ओमेगा स्क्वायर, mv स्क्वायर बाय r, mr ओमेगा स्क्वायर, mv ओमेगा, तीन तीन फॉर्म है उसका, तीन तीन। पक्का पक्का। वेर r, थोड़ा अच्छे से सोचोगे अगर तो समझेगा r क्या है। इमेजिन दिस इज अर्थ, और मून क्या कर रहा है? मून परफॉर्म कर रहा है कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। गुड 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 गुड। तो ऐसा है, तो यू हैव मून ओवर हियर, और जो मून है उसका मास है m, और अर्थ उसका मास है कैपिटल M। लेट्स से मास ऑफ मून इज m एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। तो जो रेडियस होगा सर्कल का वो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और वो कितना है? 3.85 न्यूटन रेज़ टू 8। पक्का पक्का। गुड गुड, श्योर श्योर, 100%। रिमेंबर, नोटेशन अगर तुमने गड़बड़ कर दिए तो गए। स्मॉल m इज मास ऑफ मून, कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मून इज r, और ये r बन जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे जो मैंने m लिखा, ये मास ऑफ मून है। क्यों मास ऑफ मून है? क्योंकि सर्कुलर मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? अर्थ के मून। तो ये m किसका होगा? जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कौन कर रहा है? मून। r क्या है? रेडियस। राइट? पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड। बट वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन? मून का, क्योंकि मोशन कौन परफॉर्म कर रहा है? मून। देयरफॉर दोनों इक्वेशन में अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो एम ए एम इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम और एम हो गया कैंसल। तो ए एम मतलब एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? आर ओमेगा स्क्वायर। Therefore acceleration is r omega square. What is omega? 2 pi by time period. ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। हमने ये डिराइव किया था, बहुत बार यूज भी किया है। ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, या फिर 2 पाई इनटू n इज फ्रीक्वेंसी। r की वैल्यू तो तुमको पता ही है, कितनी r की वैल्यू? 3.85 इनटू 10⁸ 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। कितना टाइम पीरियड? 27.3 डेज। लेकिन टाइम का ऐसा यूनिट डे होता है कि सेकंड होता है? एक दिन में कितने आर होते हैं? हर एक आर में कितने मिनट होते हैं? और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो ये बन गया इन सेकंड्स। 27.3 डे था, उसको 24 से मल्टीप्लाई किया तो इन आर आ गया, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो इन मिनट आ गया, उसको और 60 से मल्टीप्लाई किया तो इन सेकंड आ गया। पक्का? अब जब तुम ये पूरा सॉल्व करते हो, ये मैं आपको खुद आपके लिए एक स्मॉल असाइनमेंट दे रहा हूँ। जब इसको तुम पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून अराउंड अर्थ इज 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। ये हो गया मून का। न्यूटन ने सिर्फ मून का स्टडी नहीं किया, न्यूटन ने और एक ऑब्जेक्ट का भी स्टडी किया, लेकिन पहले किसका स्टडी किया? मून का। तो न्यूटन स्टडीड द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, राइट? हमको मून का टाइम पीरियड पता था, कितना था? 27.3 डेज।
हमको उसका डिस्टेंस पता है, कितना है 3.85 × 10⁸ मीटर, राइट। मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, मून क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन। तो फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल। तो हमने वहां से क्या फाइंड कर लिया, एक्सेलरेशन। किसका एक्सेलरेशन, मून का, कितना आया 0.027 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इमेजिन, ऐसा इमेजिन करो कि हमारे पास अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट है। तो अर्थ के सरफेस पे मतलब यहाँ पे कहीं पे तो एक ऑब्जेक्ट रख दिया मैंने। आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मैंने अगर ये ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, रिलीज, तो कहाँ गया ये, नीचे। क्यों गया, ग्रेविटी। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.8। कितना होगा, तो हमको ऑलरेडी पता है, तो न्यूटन को पता था, क्या पता था, acceleration of any object on the surface of earth is also it was known that acceleration of any object on the surface of earth is a obj ऑब्जेक्ट। वो am क्या था, मास नहीं था, एक्सेलरेशन ऑफ मून था। ये AOBG कौन है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पक्का। तो दो ऑब्जेक्ट का स्टडी किया, एक था मून, उसका एक्सेलरेशन कितना आया 0.027, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखा है, अर्थ के सरफेस पे, उसका एक्सेलरेशन कितना आया 9.8। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, इसका मतलब मैं 9.8 को 0.027 से डिवाइड कर देता हूँ। तो डिवाइड करोगे तो मिलेगा 3600। कितना मिलता है, 3600। तो ये तो यू कैन वेरीफाई, इट इज 3600 ओनली। 3600 आता है वो। तो 9.8 को अगर तुम 0.027 से डिवाइड करते हो, हाँ 0.0027, एक जीरो और लगेगा इधर, तो यू हैव टू पुट वन मोर जीरो, तो एक जीरो और आएगा। इसलिए मैंने बोला कैलकुलेशन थोड़ा वेरीफाई कर लेना, यू हैव टू वेरीफाई कैलकुलेशंस। बट एनीवेज ये ऐसा आता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 3600। अभी हमने वेरीफाई की, वी जस्ट वेरीफाइड दिस। 9.8 डिवाइडेड बाय 0.0027 कितना आया 3629। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आया 3600। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अब also you know what is distance of moon from earth, कितना है, अभी तो देखा था, कितना है 3.85 into 10⁸ मीटर। एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो अर्थ के सरफेस पे रखा है, फ्रॉम अर्थ। ऑफ कोर्स जब तुम डिस्टेंस बोलते हो तो कहां से मेजर करते हो, कहां से, सेंटर से। सो फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज, ये डिस्टेंस भी सेंटर से है, इसको मैं बोलता हूं ROBJ, आर ऑब्जेक्ट। गुड 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 गुड। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, तो उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मतलब क्या, रेडियस ऑफ अर्थ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, 6400 किलोमीटर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू होता है 6378 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10⁻²। पक्का पक्का। तो पहले हमने एक्सेलरेशन मून और एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस का रेशियो लिया।
एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेशन ऑफ मून कितना आया 3600। जाना है क्या बराबर। अभी हम लोग डिस्टेंस का रेशो लेंगे। किसका रेशो लेंगे? डिस्टेंस का। किसका रेशो लेंगे? डिस्टेंस का। थोड़ा कंफ्यूजन होता है हमको, मून अपॉन ऑब्जेक्ट का रेशो कि ऑब्जेक्ट अपॉन मून का रेशो। कुछ नहीं है, बड़ा नंबर बाय छोटा नंबर। एक्सेलरेशन में बड़ा नंबर कौन था? 9.8। तो किसका 9.8 था? ऑब्जेक्ट का। मून का कितना था? 0.0027। तो बड़ा नंबर कौन है? एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। छोटा कौन है? एक्सेशन ऑफ मून। तो वहां पे क्या किया? बड़ा नंबर डिवाइड बाय छोटा नंबर। यहाँ पे भी वही करो। व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ मून? 3.85 into 10 raised to 8। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 6378 into 10 raised to 3 बराबर। अगर मैं डेसिमल एडजस्ट करूँ, डेसिमल एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर के बाद पॉइंट है कि नहीं? यस। यहाँ पे भी एक नंबर के बाद पॉइंट दे देता हूँ, 1 2 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। गुड। बड़ा नंबर कौन है? ऊपर वाला, राइट। तो अब इसका रेशो ले लो। Therefore, ratio of distance of moon upon distance of object यह आ जाएगा 3.85 into 10 raised to 8 अपॉन 6.378 into 10 raised to 6। जब ये सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 आता है। कितना आता है? 60। कितना आता है? 60। इसका मतलब इफ यू सी what was ratio of acceleration of object upon acceleration of moon कितना था ये? 3600। इसको मैं 60 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? यस। लेकिन 60 ये किसकी वैल्यू है? 60 ये किसकी वैल्यू है? आर एम बाय, यस। तो आर एम बाय आर ऑब्जेक्ट का स्क्वायर बराबर। व्हाट डू यू सी? एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। ये रिलेशन कैसा है? इनवर्स। कैसा है? इनवर्स है। therefore acceleration is inversely proportional to distance square। पक्का पक्का? गुड श्योर। यहाँ तक समझा? बहुत सिंपल है, इट्स टू सिंपल। आपको सिर्फ आपको लास्ट वार्निंग है, अब आपको सिर्फ दो ऑब्जेक्ट लेने हैं, उसमें से एक मून है, एक ऑब्जेक्ट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। दोनों ऑब्जेक्ट का आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। मून का 0.0027 और ऑब्जेक्ट जो सरफेस पर था उसका 9.8। इन दोनों का रेशो लेना है। तो आपको एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून ये मिल जाता है 3600। फिर आपको इन दोनों का डिस्टेंस जो है उसका भी रेशो लेना है, वो मिलता है आपको 60। देन यू सी एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ मून इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर बराबर। तो 60 का स्क्वायर बन गया वो, मतलब एक्सेशन एंड डिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। यहाँ तक क्लियर? पक्का? गुड। अब देयरफॉर व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर। यहाँ पे अभी एक बॉडी अर्थ है और दूसरा बॉडी या तो मून है या फिर ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप बोल रहे हो कि अर्थ और मून या फिर अर्थ और ऑब्जेक्ट में फोर्स कितना, तो एक काम करो, जनरलाइज कर दो। ऐसा मान लेते हैं ऑब्जेक्ट और मून दोनों को एक नया ऑब्जेक्ट बोल देंगे, एनी ऑब्जेक्ट। तो अभी तुम फोर्स किस में कैलकुलेट कर रहे हो? अर्थ और उस ऑब्जेक्ट में। अर्थ उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है? फोर्स। और ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे क्या लगा रहा है? फोर्स। पक्का? गुड। सो देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, है इजी। द फोर्स एक्सर्टेड बाय, किसने फोर्स लगाया? अर्थ ने। किस पे लगाया? ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मून है या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, वी डोंट केयर, एनी ऑब्जेक्ट। व्हाट इज फोर्स का फॉर्मूला? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास? जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसका मास। क्योंकि फोर्स लगा कौन रहा है? अर्थ। अर्थ खुद पे फोर्स लगाएगा क्या? किस पे लगाएगा? ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे मास किसका लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का। किसका लिखेंगे? किसका लिखेंगे? किसका लिखेंगे? किसका लिखेंगे? हाँ, तो याद रखना, तुम खुद पे फोर्स नहीं लगाते,
तुम किसी और पे लगा सकते हो, अर्थ खुद पे फोर्स नहीं लगाता, किसी और पे लगा सकता है, तो अर्थ किस पे फोर्स लगा रहा है, सम ऑब्जेक्ट, बराबर। लेकिन ए क्या था, 1/r², क्या था 1/r², तो F इज प्रोपोर्शनल टू m/r², क्योंकि ए को क्या लिखा मैंने, बाय 1/r², बराबर। अर्थ तुम पे फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट पे, तुम ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट भी अर्थ पे क्या लगा रहा है, फोर्स, क्या लगा रहा है, फोर्स। सिमिलरली the force exerted by the object, the force exerted by the object on the earth is given by, अब फोर्स किसने लगाया, किस पे लगाया, तो यहाँ पे मास किसका होगा, अर्थ का, क्योंकि ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, जिस पे लगा रहा है उसका मास। और ये भी क्या होता है, क्योंकि if object is accelerated towards earth is also accelerated towards object, तो what is a, m/r² आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, बराबर। But force exerted by earth on object is small m/r², force exerted by object on earth is capital M/r², दोनों को कंबाइन कर लिया तो therefore force between earth and object is, दोनों को अगर मैं कंबाइन कर लेता हूँ तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m/r², बराबर, करेक्ट। इधर कैपिटल M/r² था, उधर स्मॉल m/r² था, कंबाइन कर लिया तो कैपिटल M स्मॉल m/r², देयरफॉर F इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हो, G कैपिटल M स्मॉल m/r², where G is called as यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बन गया फॉर्मूला। अब आप डिफाइन कर सकते हो, therefore every particle of matter attracts every other particle of matter। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम लोग, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था अर्थ और एक ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स है वहां से। इट इज नॉट कंपल्सरी कि अर्थ ही होना चाहिए, कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर हो और दूसरा कोई भी पार्टिकल ऑफ मैटर हो, दोनों में हमेशा फोर्स क्या होगा, एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विथ अ फोर्स which is what, which is first directly proportional to किसको, product of masses, proportional to product of masses, and number two inversely proportional to square of distance between them, inversely proportional to square of distance between them। Therefore in general, अब तुम सिर्फ अर्थ और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन जब तुम जनरल केस लोगे तो इन जनरल F is proportional to m1 m2 by r², therefore F equals to G m1 m2 by r², where G is called as universal gravitational constant, और ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 6.67 न्यूटन बेस टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। हमने कल ही देखा था जी के यूनिट्स क्या होते हैं, हमने कल ही देखा था जी के डायमेंशंस क्या होता है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, जी के यूनिट्स एंड डायमेंशन। अगर आपको जी के यूनिट चाहिए तो आर स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो जी इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू आर स्क्वायर, और डिवाइड किससे होगा, मास से, क्योंकि मास डिवाइड होगा। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन और डिस्टेंस इन मीटर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
kg स्क्वायर। और अगर आपको g के डायमेंशंस फाइंड करने होंगे तो फोर्स के डायमेंशंस m1 l1 t-2 और l2 अपॉन m1 m2 मतलब kg मतलब मास रेस टू 2। ये मास रेस टू 2 ऊपर गया ना तो -2 होता है, 1 और -2 -1 होता है, और ये l3 होता है और ये t -1 होता है। पक्का पक्का, गुड, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, मैं सिर्फ स्टेप्स रिकॉल कर रहा हूँ एंड आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू एनी क्वेश्चन इन बिटवीन जस्ट टू चेक कितना ध्यान था तुम्हारा। तो हम जो बार बार बोलते हैं एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये आया कहाँ से? ये न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था। कैसे दिया था? बाय स्टडीइंग द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड बाय नोइंग अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है उसका एक्सीलरेशन कितना है और डिस्टेंस कितना है। मून और उस ऑब्जेक्ट का स्टडी करके आपको ये फॉर्मूला मिलता है। अगर मून अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में है, हमको टाइम पीरियड पता है 27.3 डेज, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड्स में आ गया, बराबर। Also, the distance from center of moon to center of earth is 3.85 to 10 raised to 8 मीटर। Also, अगर एक दूसरा ऑब्जेक्ट होता जो अर्थ के सरफेस पे रखा होता उसका ए वैल्यू होता है 9.8। Also, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होता है रेडियस ऑफ अर्थ 6378 किलोमीटर, मतलब 6.378 into 10 raised to 6 मीटर। फिर अगर मैं एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेशन ऑफ मून करता हूँ 9.8 अपॉन 0.0027 करता हूँ तो 3600 के आसपास नंबर मिलता है। और अगर मैं डिस्टेंस रेडियस मतलब डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ का सेंटर अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट करता हूँ तो मुझे मिलता है 60। देन व्हेन आई कंपेयर वी सी दैट एक्सेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एक्सेशन ऑफ मून इज डिस्टेंस ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का स्क्वायर। मतलब एक्सेशन और डिस्टेंस के स्क्वायर का रिलेशन कैसा आया? इनवर्स। इसका मतलब अगर अर्थ ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो फोर्स होगा स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। स्मॉल m क्यों? क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रहा है तो अर्थ का मास नहीं काउंट होता है, मास ऑब्जेक्ट का काउंट होता है। अगर अर्थ मास पे फोर्स लगा रहा है एक्शन, तो मास भी अर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, रिएक्शन। वो जो ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या होगा? कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। कैपिटल M इज मास ऑफ अर्थ। तो अगर तुम दोनों का फोर्सेस देखोगे एक दूसरे पे कितना फोर्स लग रहा है तो इट टर्न्स आउट टू बी कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से बन गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दिस वाज ऑल अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, हमने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया, ये फोर्स का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में है क्योंकि हम अब तक सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में सीख के रखा है। देयर आर सम फिजिकल क्वांटिटीज which can be completely described by just magnitude. These are called as scalars. And there are some physical quantities which require both magnitude and direction. Those are called as vectors. बराबर? Vector is a scalar quantity or vector quantity? Force, sorry. Force is a vector quantity or scalar quantity? Vector. Okay, good. तो force क्या है? Vector है। तो vector के पास क्या क्या होता है? Magnitude and, तो ये हो गया उसका magnitude। अब हमको देखना है डायरेक्शन। तो अगला टॉपिक अगर आप देखोगे वो होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ, है ना सर? क्या लिखा है? वेक्टर फॉर्म ऑफ, ओके, वेरी गुड, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड गुड, 100%। थोड़ा सा और ध्यान दो, ध्यान दोगे तो सब समझ में आता है। देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। तुम खुद को अंडर एस्टिमेट करते हो, हमको नहीं समझ में, तुम्हारा ध्यान ही नहीं इतना समझेगा। तुम्हारा मतलब सबको नहीं बोल रहा, सिलेक्टेड 1 और 2, और ऐसे 1 और 2 तुम बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हो और बाकी लोग भी डिस्टर्ब होते हैं।
क्योंकि उनको डिस्टर्ब होना है, तो मत हो, ध्यान दो, इट इज टू सिंपल, टू सिंपल। अगर मेरे पास दो मासेस थे m1 और m2, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स gm1 m2 बाय r स्क्वायर। जब तुम वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपका पहला काम होता है दो ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर बताना। तो मेरे पास अगर पहला मास m1 a पॉइंट पे है और अगर मेरे पास दूसरा मास m2 b पॉइंट पे है, तो सबसे पहले इन दो मासेस का पोजीशन वेक्टर तुमको बताना चाहिए। पोजीशन वेक्टर हम हमेशा कहाँ से ड्रॉ करते हैं? ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया पहले का पोजीशन वेक्टर r1 बार, और ये हो गया दूसरे का पोजीशन वेक्टर r2 बार। गुड। तो अभी एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो क्या है लिखना है? कुछ नहीं है लिखने जैसा, सिर्फ क्या बोलना है, कंसीडर टू मासेस m1 एंड m2 with position vectors r1 bar and r2 bar respectively. So consider two masses, m1 and m2 with position vectors r1 bar and r2 bar respectively. पक्का पक्का, गुड, श्योर श्योर। अब एक काम और करते हैं, एक काम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लिया, लाइन सेंटर ऑफ m1 से कहाँ तक गया? m2 तक। पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। आपको याद है कि हमने यूनिट वेक्टर्स नाम का कुछ एक वेक्टर सीखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर में? व्हाट इज यूनिट वेक्टर? व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? A vector with magnitude 1 in a given direction. यूनिट वेक्टर डिफाइन क्यों किया था? क्यों किया था? ऐसे ही कुछ तो डिफाइन करेंगे। यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं टू स्पेसिफाई डायरेक्शंस। अगर मुझे बताना है कि समथिंग इज अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं बोल दूंगा आई कैप। इफ आई वांट टू से समथिंग इज अलोंग वाई एक्सिस, आई विल से जे कैप। इफ आई वांट टू से समथिंग अलोंग जेड एक्सिस, के कैप। माइनस जेड एक्सिस, माइनस के कैप। माइनस वाई एक्सिस, माइनस जे कैप। माइनस एक्स एक्सिस। तो अगर मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करने हैं, सिर्फ डायरेक्शन, उसके लिए हम कौन से वेक्टर्स यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर्स। ईस्ट को बोलते हो आई कैप, तो वेस्ट क्या हो गया? माइनस आई कैप। नॉर्थ को बोलते हो जे कैप, तो साउथ क्या हो गया? सरफेस से ऊपर, अर्थ के ऊपर के कैप, तो अर्थ के नीचे। तो भी याद रखना, यूनिट वेक्टर्स हमेशा सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं, और हमको ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म चाहिए। वेक्टर फॉर्म में तुमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ फोर्स का क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। क्या बताना पड़ेगा? डायरेक्शन। और थोड़ा ध्यान दोगे, टेक्स्ट नोट्स में प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ ध्यान दो। ये दोनों मासेस में कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव होता है क्या? नहीं। क्या होता है? अट्रैक्टिव, राइट। अब पहला मास दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरा मास पहले को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है, राइट। मतलब पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स कौन लगा रहा है? सेकेंड। तो ये नोटेशन याद रखना, ये F12 होता है फोर्स ऑन मास m1। फोर्स ऑन मास m1, पहला कौन सा नंबर लिखा? 1, मतलब उस पे फोर्स लग रहा है, तो कौन लगा रहा है? 2। तो फोर्स ऑन मास m1 ड्यू टू मास m2। इसको कैसे लिखोगे? F12 बराबर, श्योर श्योर, गुड 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 गुड। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन मास m2 ड्यू टू मास m1 ड्यू टू मास m1। इसको कैसे लिखोगे? F21। क्या लिखोगे? F21। तो F12 मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और ये जो सारे नोटेशन है तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वापस रखने वाले हैं।
ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दोनों चैप्टर ऑलमोस्ट सेम है। इसके लिए मैं ये चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेने वाला हूँ। यहाँ का और वहाँ का ऑलमोस्ट सेम है, तो नोटेशन भी सेम है। F12 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन M1 ड्यू टू M2। F21 क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इतना अगर समझा है तो तुमको फोर्सेस का डायरेक्शन समझ में आएंगे। अब अगर मैं F12 बोल रहा हूँ, F12 फोर्स किस पे लग रहा है? 1 पे। कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। वेरी गुड। अट्रैक्टिव फोर्स है कि रिपल्सिव फोर्स है? तो जो 2 है वो 1 को अपनी तरफ खींचेगा। फोर्स ऑन 1, इस पे फोर्स लग रहा है। कौन लगा रहा है? तो ये M2 M1 को खुद की तरफ खींचेगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है? अट्रैक्टिव। बराबर, करेक्ट। तो डायरेक्शन कहां से कहां हो गया? 1 से 2। क्या हो गया? 1 से 2। तो जब तुम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकालते हो तो फॉर्मूला होता है Gm1 M2 बाय R स्क्वायर R12 कैप। पक्का? 1 पे फोर्स लग रहा था, 2 लग रहा था, तो 2 खींच रहा था ना अपनी तरफ, तो वो मास M1 1 से कहाँ आ रहा है? 2 की तरफ। तो क्या लिखोगे? R12 कैप। व्हाट इज R12 कैप? R12 कैप इज अ यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक? फ्रॉम M1 टू M2। बराबर। अब उल्टा भी सोचो, अगर पहले ऑब्जेक्ट पे दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है तो दूसरे पे कौन लगा रहा है? पहला। तो उसको क्या लिखोगे? F21 Gm1 M2 बाय R स्क्वायर। वेरी गुड। किस पे फोर्स लग रहा है? सेकेंड पे। कौन लगा रहा है? फर्स्ट। राइट। ये भी तो खींचेगा ना अपनी तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो डायरेक्शन क्या होगा? 2 से 1, तो R21 कैप। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? R21 कैप। तो ये R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। क्या है ये? यूनिट वेक्टर है। कहां से कहा? 2 to 1, फ्रॉम M2 टू M1। पक्का? गुड। अब एग्जाम में ये सब सोचते बैठेंगे क्या? 1 2 कैप 2 1 कैप? नहीं। तो उसका ट्रिक ये है कि तुम पहले फोर्स लिख लो, Gm1 M2 बाय R स्क्वायर। ठीक, लिख लो। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो यहाँ पे भी 1 2 कैप। सिंपल। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 Gm1 M2 बाय R स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 2 1, यहाँ 2 1, यहाँ 2 1, यहाँ 1 2, यहाँ पे भी 1 2। डन। सिंपल। ऐसे याद रखते हैं उसको। गुड। और जहाँ पे जरूरत पड़ेगी तब तुमको मैं बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे निकालना, वापस बताऊंगा। पर फिलहाल तो ये याद रखना, पहला दूसरे को खींच रहा है, दूसरा पहले को खींच रहा है। डन। पक्का। लेकिन अगर आपने देखा होगा, ये R12 कैप और ये R21 कैप, दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, बट आई कैन से R12 कैप इक्वल टू माइनस R21 कैप। क्यों माइनस लिखा? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ देयरफॉर ये जो F12 था, F12 बार था, ये क्या था? Gm1 M2 बाय R स्क्वायर इंटू क्या था? R12 कैप। क्या था? R12 कैप। लेकिन R12 कैप क्या है? माइनस R21 कैप है। क्या है? माइनस R21 कैप। हाँ कि ना? यस और नो? यस। पक्का। ये माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं, ये माइनस साइन को हम लिख देते हैं बाहर। Therefore F12 बार इक्वल्स टू माइनस साइन गया बाहर। कौन बचा? Gm1 M2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे कौन है? R21 कैप। पर एक बात बताओ, ये Gm1 M2 बाय R स्क्वायर R21 कैप, Gm1 M2 बाय R स्क्वायर R21 कैप कौन है? F21 है। Therefore F12 बार इक्वल्स टू माइनस F21 बार। बराबर? पक्का? श्योर। What is Newton's third law of motion? Action reaction to every action is equal, but ये प्रूव कर दिया तुमने।
फर्स्ट पे जितना फोर्स सेकंड लगा रहा है उतना ही सेकंड पे फोर्स लगा रहा है फर्स्ट, सिर्फ डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, इसलिए क्या लिखा तुमने, माइनस। पक्का पक्का, गुड। अभी भी जिनका ध्यान नहीं था, यू हैव वन मोर चांस, ध्यान दो। सिंपल टॉपिक है, हमको ऑलरेडी पता है F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ये है फोर्स का मैग्नीट्यूड। हमको अब साथ में डायरेक्शन भी बताने हैं और बताने पड़ेंगे, उसके बिना सीईटी के क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व नहीं होने वाले, इसलिए अभी से ध्यान दो। जब सीईटी के क्वेश्चन आते हैं तो 2 मासेस नहीं होते, 5 6 7 8 10 15 20, और तब तुमको जब 2 का ही डायरेक्शन नहीं पता तो 10 वाले कैसे सॉल्व करने वाले हो तुम, तो यू हैव टू पे अटेंशन। हमारे पास था एक मास m1, एक था m2। जो मास m1 है उसको मैंने a पोजीशन पे रख दिया, जो मास m2 है उसको मैंने b पोजीशन पे रख दिया। पोजीशन बताने के लिए हम लोगों को ड्रॉ करना पड़ता है पोजीशन वेक्टर, उसके लिए लगता है एक ओरिजिन, हमने एक ओरिजिन एसोसिएट कर दिया, कहीं पे भी एसोसिएट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर यहाँ से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये कौन सा वेक्टर है, r1 बार, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, m1 का। फिर यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक एक वेक्टर ड्रॉ किया, ये कौन है, r2 बार, ये किसका पोजीशन वेक्टर है, m2 का। पक्का पक्का। फिर हमने m1 और m2 के सेंटर को ज्वाइन करने के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हमको सिर्फ चाहिए m1 पे कितना फोर्स और m2 पे कितना फोर्स और डायरेक्शन क्या। हमको तो पहले से ही पता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 हो या 2 ड्यू टू 1 हो, उन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। जिनको पता नहीं है r क्या है, तो ये r डिस्टेंस है बिटवीन 1 एंड 2। पक्का पक्का। और नोटेशन के हिसाब से जो नंबर पहले लिखा है उस पर फोर्स लग रहा है, जो नंबर बाद में लिखा है वो फोर्स लगा रहा है। तो F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। फोर्स ऑन 1, तो फोर्स किसने एक्सपीरियंस किया, 1 ने। किसने लगाया, 2 ने। लेकिन फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव, तो 2 पहले को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब डायरेक्शन होगा 1 से 2 की तरफ, तो R12 कैप। तो यहाँ पे क्या आएगा, R12 कैप। F21 में फोर्स किस पे लग रहा है, सेकंड पे। कौन लगा रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट सेकंड को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, R21 कैप, R21 कैप। और R21 कैप और R12 कैप, R21 कैप और R12 कैप का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लिख दिया, माइनस। therefore F12 bar equals to G M1 M2 by R square, R12 कैप, लेकिन R12 कैप कौन है, माइनस R21 कैप है। ये माइनस साइन को बाहर लिख देते हैं, इस माइनस साइन को बाहर लिख दिया, जी M1 M2 by R square, और ये जो R21 कैप बचा, लेकिन ये खुद कौन था, F21 था। कौन था ये, F21 था। तो क्या मिल गया, F12 बार इक्वल टू माइनस F21 बार। इसका मतलब होता है these two vectors, मतलब forces have same magnitude but opposite direction, और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि अगर M1 M2 को अट्रैक्ट कर रहा है विद अ फोर्स, तो M2 भी M1 को अट्रैक्ट कर रहा है विद द सेम फोर्स, मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो न्यूटन का थर्ड लॉ तुमने प्रूव कर दिया, टू एवरी एक्शन इज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। पक्का पक्का। अब इससे कनेक्टेड एक छोटा सा टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक, वो हम लोग फटाफट से खत्म करेंगे। अब थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होने वाला है, थोड़ा सा। अब तक हम लोग 2 ही मासेस की बात कर रहे थे, अब हमारे पास है कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, पॉइंट मासेस। कलेक्शन मतलब क्या, बता देता हूं। सबसे पहले हमको देखना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा, और आपको 12th में भी लगेगा। 12th में भी लगने वाला है, तो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो अच्छे से ध्यान दो। 4 चैप्टर में आता है ये। अब द प्रॉब्लम हियर इज, हमारे पास 2 मासेस नहीं है, 2 से काफ़ी ज़्यादा मासेस है। आई हैव अ मास m1, आई हैव अ मास m2, आई हैव मास m3,
M4, M5, ऐसे बहुत सारे हैं, Mn है, n नंबर ऑफ मासेस है। तो ये पहला मास था M1, ये मास था M2, ये है M3, ये है M4, ये है M5, सो ऑन सो फोर्थ, ये है Mn। राइट, पक्का पक्का। अब इस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमको ये फाइंड करना है किसी भी एक मास पे, तुम कोई भी एक मास ले सकते हो, लेट अस से M1, किसी भी एक मास पे टोटल फोर्स कितना है। क्योंकि पहले मास को दूसरा भी अट्रैक्ट करेगा, पहले को तीसरा भी अट्रैक्ट करेगा, पहले को चौथा भी अट्रैक्ट करेगा, पहले को पांचवा भी अट्रैक्ट करेगा, पहले को nth मास भी अट्रैक्ट करेगा। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी मास। तो वो आपको मिलता है कौन से प्रिंसिपल से? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, राइट। तो फॉर अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, द टोटल फोर्स on any mass is the vector sum of, अब vector sum मतलब vector addition क्यों? क्योंकि फोर्स वेक्टर होता है, फोर्सेस का तुमको डायरेक्शन देखना पड़ता है। तो तुम यहाँ पे सिर्फ सम नहीं लिख सकते हो, वेक्टर सम लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम बोलते हो सम, सम मतलब क्या होता है उसका बताता हूँ। इफ यू राइट डाउन सम, तो फोर्स ऑन वन, पहले ऑब्जेक्ट पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है? 2, और कौन लगा रहा है? 3, और कौन लगा रहा है? 4, और कौन लगा रहा है? 5, और कौन लगा रहा है? n। तो फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, लेट अस से फर्स्ट ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को कौन कौन अट्रैक्ट कर रहा है? 2, 3, 4। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ऐसा सबको क्या करोगे? एडिशन। लेकिन ये सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन कब होता है? जब सारे के सारे फोर्सेस का डायरेक्शन सेम हो। यहाँ पे डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं। पहले को दूसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया F12 बार। पहले को तीसरा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हो गया F13 बार। पहले को फोर्थ भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ना? पक्का मैं सही लिख रहा हूँ। सेकेंड अगर फर्स्ट को अट्रैक्ट कर रहा है तो 1 से 2 डायरेक्शन होगा, राइट। और ये भी होगा आपका क्या? F14 बार। ऐसा करते करते nth ऑब्जेक्ट तक तुम देखोगे। अब ये सारे के सारे वेक्टर्स क्योंकि सेम डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, हमको करना पड़ता है वेक्टर एडिशन। क्या करना पड़ता है? वेक्टर एडिशन। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखना पड़ेगा हमको। कैसे लिखोगे? फॉर अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस, द टोटल फोर्स, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एनी मास is the vector sum of gravitational force due to all other masses। तो जिस पार्टिकल पे तुम फोर्स निकाल रहे हो उस पे जितने और मासेस फोर्स लगा रहे हैं, इन सब का क्या होगा? वेक्टर सम। क्या होगा? वेक्टर सम। दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो फॉर अ कलेक्शन ऑफ, for a collection of point masses of n point masses, the net force, total force on any mass is the vector sum, या वेक्टर एडिशन, is the vector sum या फिर वेक्टर एडिशन of the forces, of the gravitational forces due to all other point masses, ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। पक्का पक्का? पक्का पक्का। मैं वार्निंग नहीं दूंगा। नो वार्निंग विल बी गिवन। आई एम सॉरी, आई एम नॉट सॉरी ऑल्सो, बिकॉज यू शुड लर्न हाउ टू बिहेव इन अ क्लास। गुड। पक्का पक्का? श्योर श्योर श्योर। डन। अब ये तो मैंने पहले ऑब्जेक्ट के लिए लिखा, पहले पे फोर्स लग रहा है।
क्या मेरे पास अगर 1000 मासेस है तो F12 प्लस F13 प्लस F14 कब तक? 1000 तक। ऐसा लिखते बैठेंगे क्या? नहीं। तो हमारे पास है समेशन कन्वेंशन। एफ आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि फोर्स किस पे लग रहा है? पहले ऑब्जेक्ट पे। तो क्या लिखोगे? समेशन। यहाँ पे कैसा लिखा तुमने? 1 2 1 3 1 4 1 n। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। हॅलो, लक्ष असू द्या, माझ्याकडे नाही इथे. शिकाल तर टिकाल, नाही तर घरी बसाल. फोर्स ऑन 1 इज 1 2 1 3 1 4 अप टू 1 n. तो मैं अगर एफ आई लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं? एफ आई. क्या लिख रहा हूं मैं? एफ आई. तो एफ आई क्योंकि 1 पे था तो 1 2 1 3 1 4, फोर्स अगर 1 पे था तो हर एक टर्म में पहला नंबर कौन है? 1. तो फोर्स अगर ith नंबर पार्टिकल पे है तो पहला डिजिट क्या लिखोगे? पहला लेटर क्या लिखोगे? आई. और कौन लगा रहा है? जे के. राइट. जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से. कहां तक जाएगी? लेकिन जे की वैल्यू और आई की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. क्यों नहीं सकते बताता हूं. अब ध्यान दो, सब समझता है. ऐसा है, अगर मुझे पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे? F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15. करेक्ट. अगर दूसरे पे निकालना है तो F2 बार इक्वल टू F21 प्लस F23 प्लस F24. थर्ड पे निकालना है तो F3 इक्वल टू F31 F32 F34. बराबर. करेक्ट. मैंने F1 लिखते वक्त F12 13 14 लिखा, 11 लिखा क्या? क्योंकि खुद पार्टिकल खुद पे फोर्स कभी नहीं लगाता. मैंने जब F2 बोला तो मैंने F21 के बाद F23 बोला, F22 बोला क्या? क्योंकि खुद पार्टिकल खुद पे फोर्स नहीं लगाता. जब मैंने F3 बोला तो F31 F32 F34 बोला, 33 बोला क्या? नहीं. इसका मतलब जो मैं I और J लिख रहा हूँ, I और J की वैल्यू सेम हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है. अगर I और J की वैल्यू सेम हो गई इसका मतलब पता है क्या होता है? खुद ऑब्जेक्ट खुद पे क्या लगा रहा है? फोर्स. इसलिए हमने क्या लिखा? J इज नॉट इक्वल टू I. अब एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मुझे पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना है, किस पे? पहले. तो मुझे F1 निकालना है तो I की वैल्यू क्या लूंगा मैं? 1. क्या लूंगा मैं? 1. तो I की वैल्यू क्या आएगी? 1. J की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से. लेकिन मैं J और I की वैल्यू सेम कर सकता हूँ क्या? नहीं. तो J की पहली वैल्यू 1 को छोड़ दो, अगला वैल्यू लो. कौन है? 2. तो F12 हो गया. और तुम क्या कर रहे हो? सम. मतलब क्या कर रहे हो? प्लस F1. J की अगली वैल्यू क्या है? 3. राइट. 3 है ना? हाँ. 2 है. 2 कि 3 है? 3 है. 3. अरे J का पहला वैल्यू 1 लिया नहीं, उसके बाद क्या लिया? 2. फिर क्या लोगे? 3. तो F13. फिर क्या करोगे? प्लस F14. फिर क्या करोगे? प्लस F15. अगर मुझे सेकेंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकालना होता तो I की वैल्यू क्या डालेंगे? 2. तो I की वैल्यू क्या है? 2. J की पहली वैल्यू क्या है? 1. तो F21. यस. राइट. J की दूसरी वैल्यू क्या है? 2. लेकिन I की वैल्यू भी कितनी थी? 2. लेंगे क्या वो? नहीं. तो क्या लेंगे अब? अगला. तो F23 F24. पक्का. गुड. सो दैट्स इट फॉर टुडे.